Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself Nishtha and I am going to teach you chemistry of class +1. So in the last lecture we have completed the topic empirical and molecular formula of chapter Some Basic Concepts of Chemistry. So next topic that we are going to start with is stoichiometry, that is stoichiometric calculations and various numericals related to that. So first of all, before stoichiometry we must know what is a chemical equation. Chemical equation होती क्या है? Chemical equation वो equation है जिसमें क्या हो, reactants हो और products हो. So chemical reaction वो reaction है, chemical equation वो equation है that represents a chemical reaction और reactant से products form कर रहे हों. So arrow जो होगा that will represent the direction of the reaction. So chemical equation is basically the symbolic representation of a chemical equation, chemical reaction. So अब इसमें दो चीजें हैं, reactants हैं और products. अब हम केमिकल इक्वेशन तो डिस्कस कर लिया. अब केमिकल इक्वेशन होनी कैसी चाहिए? केमिकल इक्वेशन हमेशा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को देखते हुए लिखनी चाहिए. ये नहीं कि कोई भी रिएक्टेंट है, कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, जब तक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन उसकी ना हो तब तक हम कोई भी केमिकल इक्वेशन नहीं लिख सकते, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं लिख सकते. सेकेंड चीज, इट मस्ट बी इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्म. कोई भी एटम सिंगल एटम नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. कुछ एटम्स एग्जिस्ट करते हैं बट मोस्ट ऑफ द एटम्स आर एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हमें उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में रखना है. थर्ड चीज, द केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड. हमने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा कि केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग होनी चाहिए. क्यों होनी चाहिए? टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड वी हैव टू फॉलो that balancing of a chemical reaction must be there. So this was all about the chemical equation. And now we will discuss कि chemical equation से हमें क्या क्या चीजें पता लगती हैं. दो तरह की चीजें पता लगती हैं. एक पता लगती है qualitative information and second is quantitative information. क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव का क्या मतलब है? क्वालिटेटिव किससे बना है? क्वालिटी से. सो केमिकल रिएक्शन हमें बताती है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की क्या क्वालिटी है, किस तरह के रिएक्टेंट और किस तरह के प्रोडक्ट्स हमने उस रिएक्शन में यूज किए. सो केमिकल इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है? क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन. एंड सेकेंड इज क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव मीन्स बाय द क्वांटिटी. हमें बताती है कि कितने मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर रहे हैं, कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं. सो हमें एक तो क्वालिटी पता लगती है और एक क्वांटिटी पता लगती है. ठीक है. अब क्वालिटी क्वांटिटी पता करने के अलावा हमें पहले पता होना चाहिए कि बैलेंसिंग करनी कैसे. बैलेंसिंग के लिए हमें 10th स्टैंडर्ड में हमने हिट एंड ट्रायल मेथड किया है. तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वही मेथड जो है वो फॉलो हो जाएगा, दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन 10th स्टैंडर्ड. उसके अलावा और भी 2-3 मेथड्स हैं दैट वी विल डिस्कस इन द चैप्टर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. क्लियर? सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज stoichiometry and its calculation. So the next topic of this chapter is stoichiometry and कैलकुलेशंस. अब देखो स्टोकियोमेट्री है क्या. स्टोकियोमेट्री दो वर्ड से बना है, स्टोकियो एंड मेट्री. स्टोकियो मींस, ये ग्रीक लेटर्स हैं दोनों. स्टोकियो का मतलब होता है एलिमेंट्स एंड मेट्री का मतलब टू मेजर. सो व्हेन वी मेजर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन अ रिएक्शन, दैट आर प्रेजेंट इन अ इक्वेशन, दैट मींस वी आर मेजरिंग द स्टोकियोमेट्री. So basically stoichiometry is a relationship between the amount of the reactants and the amount of products. तो stoichiometry basically क्या है? relationship है किसका? amount of reactants का किसके साथ? amount of product के साथ. ठीक है. अब हम फर्दर करते हैं बात स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं. व्हाट आर द स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स.
So stoichiometric coefficients are basically the numbers which are present before any molecule. Suppose we are writing 2a plus b forms 2c plus b. So these numbers, जिसके आगे कोई नंबर नहीं है, it means उसके आगे 1 है. So these numbers represent the stoichiometric coefficient. Clear? So we will discuss the stoichiometric कोएफिशिएंट तो हमने डिस्कस कर लिया. अब हम उसकी कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, किस तरह के न्यूमेरिकल्स इसके बेस पे आ सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे. क्लियर? सो नेक्स्ट इज एल्गोरिथम टू फाइंड आउट स्टोइकियोमेट्री. कि स्टोइकियोमेट्री को फाइंड आउट करने के लिए हमने कौन कौन से स्टेप्स चलने हैं, कौन कौन सा एल्गोरिथम फॉलो करना है. सो स्टोइकियोमेट्री को फॉलो करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी केमिकल इक्वेशन लिखनी. केमिकल इक्वेशन लिख के उसको बैलेंस करना है. सो फर्स्ट स्टेप विल बी राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. क्लियर? नाउ द सेकंड स्टेप, व्हाट इज द सेकंड स्टेप ऑफ दिस? राइट द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. अब देखो, जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑब्वियसली उनके आगे नंबर्स मॉलिक्यूल्स के आगे आ जाएंगे. ठीक है, तो हमें उनको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को प्रॉपर्ली लिख लेना. और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हम लिखेंगे दैट विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द रिएक्शन. कि कितने मोल्स, हम मोल्स पढ़ चुके हैं, क्या है मोल्स. ठीक है, तो मोल्स बताएगा हमें उस रिएक्शन में. ठीक है, 1 मोल है, 2 मोल है, कितने मोल्स रिएक्शन में यूज हो रहे हैं, किस रिएक्टेंट के, किस प्रोडक्ट. सो मोल्स कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट हमें क्या पता लगेगा, कन्वर्ट द मोल्स इनटू रिक्वायर्ड क्वांटिटी इफ एनी. कि थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है कि मोल्स को, अगर सपोज हमें न्यूमेरिकल में बोला है मास को, ठीक है, मास को कन्वर्ट करो वॉल्यूम में. So moles तो हमें चाहिए ही नहीं. So we will convert that moles into mass first and then हम उसका relationship लगाएं. ठीक है, ये moles का concept करने के बाद हमें क्या करना है कि यूनिटरी मेथड लगाना है. यूनिटरी मेथड मैथ्स में हम ऑलरेडी कर चुके कि अगर 1 ग्राम का इतना है तो इतने ग्राम का कितना होगा. सो सिंपल यूनिटरी मेथड के साथ हम ये कैलकुलेशंस सॉल्व करेंगे. अब हमने डिस्कस करनी है कैलकुलेशंस किस किस तरह की हो सकती है. अब देखो, फर्स्ट इसमें आ सकता है मोल मोल रिलेशनशिप. मोल्स का मोल्स के साथ ही रिलेशनशिप. इसका क्या मतलब है कि हमें नंबर ऑफ मोल्स ही दिए हैं और हमने मोल्स ही फाइंड आउट करने हैं. तो फर्स्ट आएगा मोल्स मोल्स रिलेशनशिप. सेकेंड इज मास मास रिलेशनशिप. मास का मास के साथ, मतलब यहाँ पे हमें मोल्स चाहिए ही नहीं. जब मोल्स चाहिए ही नहीं तो हम पहले ही मोल्स को मास में कन्वर्ट कर लेंगे. वो हमने मोल कंसेप्ट में सीख लिया कैसे कन्वर्ट करना. थर्ड इसमें आ जाता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप. सो मास का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशनशिप है वो फाइंड आउट करेंगे. फोर्थ इसमें आ जाएगा वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप. कि वॉल्यूम ही हमें गिवन है, वॉल्यूम ही हमने फाइंड आउट करना है. तो इस तरह से 4 तरह के न्यूमेरिकल्स हमें आ सकते हैं. क्लियर? अब हम कुछ टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं ताकि ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक एनी वन एग्जांपल ऑफ दिस स्टोइकियोमेट्री. सो व्हाट इज द स्टेटमेंट? यू कैन राइट इट डाउन. So the statement is, how many moles of carbon dioxide will be obtained when 0.274 moles of C2H5OH, that is ethanol, is burnt. मतलब हमने क्या निकालना है, मोल्स निकालने किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, और हमें दिया क्या है, इथेनॉल. वो भी मोल्स में दिया है, तो मतलब मोल्स मोल्स रिलेशनशिप आ गया. सो मोल्स का मोल्स के साथ रिलेशनशिप ये वाला न्यूमेरिकल है. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. क्लियर? सो हमें दिया गया इथेनॉल, ऑक्सीजन में इसको बर्न करना है.
क्या बनाएगा ये? कोई हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब ऑक्सीजन में बर्न करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलती है, ये हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। आफ्टर बैलेंसिंग इट, जब हम इसको बैलेंस कर लेंगे तो यही आएगा हमारे पास। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लिख लिए हमने, ठीक है। सो सेकंड स्टेप हमारा क्या था? इन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग मोल्स लिखो। इसका 1 मोल इसके 3 मोल्स के साथ कंबाइन हो रहा है, ये 2 मोल्स बन रहे हैं और ये 3 मोल्स बन रहे हैं, यही है। अब हमें दिया क्या है? 0.274 मोल्स ऑफ इथेनॉल से कितनी मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड बने, ठीक है, यही बोला ना। सो वी विल अप्लाई द यूनिटरी मेथड। अब यहाँ पे हमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ी, सो वी विल राइट 1 मोल ऑफ ethanol burns to produce 2 moles of CO2। 1 मोल इससे कितने मोल्स बनते हैं? 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर हमें यहाँ पे बोला हो कि 0.274 मोल्स इसके हैं, इससे निकालो, तो क्या करेंगे? मैथ्स का यूनिटरी मेथड सिंपली लगाएंगे, 0.274 इंटू 2, यही करेंगे। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 0.548 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड। तो इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल इसका आ सकता है, व्हेन मोल्स का मोल्स के साथ रिलेशनशिप दिया। क्लियर? सो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मास मास रिलेशनशिप का एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट नाउ? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड? What is the amount of water produced when 16 gram of methane is burnt in oxygen? 16 gram of methane is burnt in oxygen. ये हमें इक्वेशन पता है। अब हमें बोला क्या है? 16 ग्राम मिथेन को बर्न किया गया, कितना वाटर बनेगा? अमाउंट ही निकालनी है ना, तो मास में निकालेंगे। तो दिस इज अ मास मास रिलेशनशिप। सो फर्स्ट स्टेप हमारा राइट द केमिकल इक्वेशन। आफ्टर दिस बैलेंस है। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कर लिया बैलेंस, ये 10th स्टैंडर्ड में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बैलेंसिंग कैसे करनी है। सो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है। नाउ हमें बोला है थर्ड स्टेप हमारा, सेकेंड स्टेप क्या था? कन्वर्ट इट इनटू मोल्स। 1 मोल, 2 मोल्स, 1 मोल एंड 2 मोल्स। Now convert the moles into required quantity। हमें मास में कन्वर्ट करना है ये। अब जो जो गिवन और जो निकालना सिर्फ उनको करो, बाकियों को करने की जरूरत नहीं। हमने ये गिवन है और ये निकालना है। सो इसको 1 मोल ऑफ मेथेन इट इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेथेन क्या आएगा? 12 प्लस 4 इंटू 1 दैट इज 16 ग्राम्स। और अगर वाटर की बात करें तो वाटर कितना आएगा? 2 मोल्स है ना। सो 2 मोल्स मतलब 2 इंटू वाटर का मॉलिक्यूलर मास 2 इंटू 1 प्लस 16 कितना आ गया? 18। सो 2 इंटू 18 दैट इज इक्वल टू 36 ग्राम्स। सो 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन प्रोड्यूस 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो हमें यही चीज बोली थी ना, हमें यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि हमें बोला ही ये था कि 16 ग्राम की निकालनी। अगर हमें बोला होता सपोज 32 ग्राम्स की निकालनी है तो फिर हम यूनिटरी मेथड लगाते, पर यहाँ पे हमें बोला ये है कि 16 ग्राम में कितने वाटर निकलेंगे वो निकालो, तो सीधा हमारा आ गया। सो यू विल राइट 16 ग्राम ऑफ मीथेन will produce 36 grams of water when it will be burned in the presence of oxygen. So इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं हमारे स्टोइकियोमेट्री के आए। क्लियर? सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री, यहाँ पे फिनिश हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट्स।
सो व्हाट आर लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट? सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट्स नेम से पता लग रहा है जो लिमिटेड क्वांटिटी में है, एंड एक्सेस रिएजेंट दैट इज प्रेजेंट इन द एक्सेसिव क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट। सपोज हमें कोई रिएक्शन दी है जिसमें ए और बी दो रिएक्टेंट्स है, ठीक है। ए की क्वांटिटी सपोज 50 ग्राम दी है, बी की भी 50 ग्राम दी है, बट हमें ए जो है वो हमें 50 पूरा कंज्यूम हो रहा है, बट जो बी है वो 50 से सपोज 40 कंज्यूम हो रहा है, 10 बच रहा है। तो मतलब जो बच रहा है वो मतलब वो एक्सेस रिएजेंट है, और जो पूरा का पूरा कंज्यूम हो रहा है दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। सो लिमिटिंग रिएजेंट इज प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट that is totally consumed during the reaction, and the excess reagent will be present in the more amount that is not properly consumed during the reaction. So ये excess reagent निकालने के लिए हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। अब वो न्यूमेरिकल में क्या गिवन है? सपोज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन react together to form ammonia, ये रिएक्शन है। ये हमें 50 kg गिवन है और ये हमें 10 kg गिवन है। We have to find out which is the limiting reagent, and second thing we have to find out the amount of ammonia that is produced during the reaction. So 50 kg 10 kg ये given है। So step 1 हमारा क्या होएगा? Write the balanced chemical equation। ये equation है, इसको बैलेंसिंग करने के लिए हमें यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा। So step 2 क्या होता है हमारा? क्वांटिटीज तो गिवन ही है, kg में गिवन है, हम इसको ग्राम्स में कर सकते हैं, इंटू 10⁻³ कर देंगे। स्टेप 2 हमारा क्या होगा? मोल्स लिखो। 1 मोल इसका कंबाइन कर रहा है 3 मोल्स इसके साथ टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, यही हो रहा है। अब 1 मोल इनकी क्वांटिटीज लिख ले। 1 मोल नाइट्रोजन मतलब 2 into 14 that is 28 grams of nitrogen combines with 3 into 2 that is 6 grams of hydrogen to produce 2 into 17 34 grams of ammonia। ये हमें पता लग गया अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। अब हमें जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन सा एक्सेस रिएजेंट। सो लेट अस सपोज दैट लेट any one of the reactants as a limiting reagent। हमने मान लिया suppose hydrogen is a limiting reagent and the amount of another reactant as X। दूसरे को हमने उसकी अमाउंट को X मान लिया। Now find out the value of X by unitary method। यूनिटरी मेथड के हेल्प से हम x फाइंड आउट करेंगे। अब कैसे करेंगे? यूनिटरी मेथड लगाना देखो। सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 28 ग्राम्स, हमने x निकालना तो नाइट्रोजन को हम राइट साइड पे लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, यही है रिएक्शन के अकॉर्डिंग। हमने कितने ग्राम्स गिवन है? हाइड्रोजन 6 ग्राम्स, हमें कितने गिवन है? 10⁻⁴ ग्राम्स। तो 1 ग्राम का पहले निकाल लें। सो 28/6, तो 10 into 10⁻³ ग्राम्स, इसको 10⁻⁴ भी लिख सकते हो। सो 28/6 into 10⁻⁴ ग्राम्स। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली कि हमारी x की वैल्यू क्या आएगी। इट विल बी नियर अबाउट 46.6 into 10⁻³ ग्राम्स, इतनी आ। नाउ इफ द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन द गिवन अमाउंट, अगर x की वैल्यू हमारी गिवन अमाउंट से कम है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी गिवन अमाउंट ये है 50 into 10⁻³ पर ये कम है, मतलब इतनी यूज होनी, तो बाकी की क्या होगी? एक्सेस। So if x is less than given amount, then x is the excess reagent and hydrogen is the limiting reagent। और अगर ग्रेटर आ जाए
तो हम बोल देंगे कि एक्स ही हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, और दूसरा हमारा क्या है, एक्सेस। अब हमें एक चीज और निकालनी है कि अमोनिया की क्वांटिटी। अब अमोनिया की क्वांटिटी निकालने के लिए हम लिमिटिंग रिएजेंट सपोज ले लेते हैं। हमें पता है 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। हमें गिवन कितना है, 10⁴ ग्राम्स। तो क्या करेंगे, 34 over 6 into 10⁴, that is come out to be 56.6 into 10⁻³ अप्रोक्सीमेट। सो इस तरह से हम अमोनिया की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो दिस वाज द अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। सो दिस टॉपिक इज फिनिश्ड। So next is the last topic of this chapter, that is reactions in solution. अब सॉल्यूशन में रिएक्शंस को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में दो चीजें हम बेसिकली लेके चलते हैं, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ जो हमारा सॉल्यूशन होगा दैट विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सपोज हमने वाटर है, वाटर में हमने 1 टीस्पून शुगर डाली, ठीक है, तो उसकी कंसंट्रेशन कम थी। अगर 2 डाल दोगे तो बढ़ जाएगी, दैट विल बी मोर कंसंट्रेटेड। 3 डाल दोगे और ज्यादा बढ़ जाएगी। सो द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ओनली। क्लियर? सो amount of solute that is present in the given amount of the solution or the given amount of solvent, that is called concentration of the solution. So ये तो आ गई concentration। अब solution में reactions कैसे होती है, with the help of concentration ही हमें पता लगेगा। concentration find out करने के लिए different methods हैं। So methods to find concentration, कौन कौन से methods होते हैं? फर्स्ट इसमें आ जाएगा मास बाय मास परसेंटेज, जिसको हम W/W परसेंटेज से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब मास बाय मास, सो मतलब यहाँ पे मास परसेंटेज कैसे निकलेगी, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूट की कितनी अमाउंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, परसेंटेज के कारण 100 से मल्टीप्लाई। सो मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्यूशन। सपोज हमें दिया हो 10 ग्राम ऑफ NaCl इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो हम बोलेंगे ये 10% NaCl सॉल्यूशन। क्लियर? सिमिलरली सेकेंड आ जाता है इसमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम हम किसकी नोट डाउन करते हैं, सॉल्यूशंस की, लिक्विड्स की। सो लिक्विड के केस में सपोज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100। सपोज बोला हो 10 milliliters of alcohol in 100 milliliters of solution। तो मिलीलीटर्स किसका यूनिट है, वॉल्यूम का, तो हम बोलेंगे 10% अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन। सो इस तरह से हम ये दो कंसंट्रेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, मास बाय मास एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज। इसके अलावा हमारी एक आ जाती है थर्ड, पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम ppm की फॉर्म में भी लिखते हैं। सो ppm किसके इक्वल आ गया, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ solute upon total number of parts। अब मिलियन है तो 10⁶, 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये क्या है, मिलियन। सो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट
पार्ट मीन्स अमाउंट ही ले लेंगे, सपोज 100 पार्ट, सपोज 10 पार्ट्स हैं टोटल, उसमें से सल्यूट कितने पार्ट्स है, 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स, वो लेके ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, दैट इज द पार्ट्स पर मिलियन। ये तो आ गए 3 मैथड्स। अब हमारा नेक्स्ट मैथड दैट इज मोल फ्रैक्शन। फोर्थ मैथड इज मोल फ्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट मैथड, ये +2 में भी आएगा आपको सोल्यूशन चैप्टर्स में, पर फिलहाल के लिए जस्ट फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल आपको इसका देखना। मोल फ्रैक्शन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ तो 2 कंपोनेंट्स है, 3 होंगे तो 3 का सम नीचे आ जाएगा और तीसरे का भी हम निकाल पाएंगे। सो x1a प्लस xb प्लस x3 अप टू सो ऑन, जितने भी x हैं इन सब का सम किसके इक्वल होगा, 1 के। अगर आपको एक दिया हुआ है दूसरे का निकालना तो 1 में से माइनस सिंपली करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन। सो अब इसके यूनिट्स तो होंगे नहीं कोई, जैसे मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज में सेम क्वांटिटी की रेशियो थी, उसमें भी कोई यूनिट नहीं था। सिमिलरली इनमें भी यूनिट नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स यूनिट कैंसिल आउट हो जाए। सो ये हमारी आ गई मोल फ्रैक्शन, क्लियर। सो मोल फ्रैक्शन हमारी क्लियर होगी जिसमें नंबर ऑफ मोल्स की रेशियो ले रहे हैं। अब हमारे फिफ्थ इज मोलैरिटी, जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सिक्स्थ इज मोलैलिटी, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के साथ डिवाइड करेंगे। मोल्स कैसे निकालते हैं, हमने किया मोल कंसेप्ट में, गिवन मास ओवर मोलर मास। Similarly, molarity is equal to number of moles of solute upon mass of solvent in kg. So इसके यूनिट्स आएंगे मोल पर लीटर, इसके आएंगे मोल पर kg। इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं करनी, इसमें मास ले रहे हैं, इसमें वॉल्यूम, इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट in kg और इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। So these are the various methods of finding the concentration. So let us suppose हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं न्यूमेरिकल की, ताकि आपको पता लग जाए इसमें किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। सो हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, 10 ग्राम ऑफ NaCl in 100 ml of solution। हमने इसमें निकालनी है क्या, मोलैरिटी। सो नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या है, सोल्यूट है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है, 10, मोलर मास सोडियम का 23, सोडियम का मास 23 और इसका 35.5, तो कितना आ जाएगा 58.5। तो इन दोनों की रेशियो से हमारे पास n आ जाएगा। वॉल्यूम हमें मिलीलीटर्स में गिवन है, सो मोलैरिटी इज इक्वल टू 10/58.5 इंटू 100। अब मिलीलीटर्स है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, ताकि हमारे पास लीटर्स में आंसर आ सके। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी, ठीक है। अब अगर मोलैरिटी इसकी निकालनी हो, मोलैरिटी के लिए हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, वो तो दिया नहीं दिया ना। अब सोल्यूशन दिया, सोल्यूशन का मास हमें दिया 100, तो सोल्यूशन का मास मतलब कि हमारे उसमें सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, तो सोल्यूशन का मास, अब सपोज हमने वाटर में सोल्यूशन बनाया, उसकी डेंसिटी क्या होती है 1, तो हम लिख सकते हैं वहां से डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम। अब हमें वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी वाटर की 1 होती है, तो मास हम ले सकते हैं 100, क्योंकि 100 × 1 100 ही आएगा।
100 ग्राम क्या आया सोल्यूशन, हमने सॉल्वेंट निकालना है, तो हम 100 में से सोल्यूट को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा सॉल्वेंट। तो उसको इसके साथ नंबर ऑफ मोल्स को इसके साथ जब डिवाइड करेंगे तब हमारे पास, अब यहाँ ग्राम्स में है तो 1000 से हमें उसको डिवाइड करना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द chapter some basic concepts of chemistry. Next topic we will discuss in the next lecture. Thank you so much.